Hello and welcome to the online platform of engineering success that is ES Digital। तो बात करते हैं आज के वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग सक्सेस से, जो कि आपका मोस्ट ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर गेट एंड ESC एंड अपार्ट फ्रॉम दैट SSC JEE एंड अदर PSC लेवल एग्जाम्स। तो बात करने वाले हैं हम लोग कि अपनी स्टडी को हम कैसे इफेक्टिव बनाएं। आज के वीडियो में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 2022 का एग्जाम गेट एंड ESC, उसको किस तरीके से हम लोगों को ऐसा प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपरेशन से पहले क्या जरूरी है, प्लान कर लेना है कि हम उस एग्जाम में सक्सेसफुल हुई। तो आइए बात करते हैं आज के एग्जाम की। दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि गेट का एग्जाम फेब में होगा और फेब 2022 में। तो अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास कितना टाइम है, 10 से 11 महीने का टाइम इजीली है। आप में से कुछ लोगों ने गेट दिया होगा और कुछ लोग गेट देने वाले होंगे। जिन्होंने गेट दिया होगा उनका गेट अच्छा गया होगा, कुछ का अच्छा गया होगा, कुछ का गेट उतना अच्छा नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना से जूझे हैं और उस टाइम पे सबसे बड़ा इफेक्ट जो है आपकी स्टडी को हुआ था। ऑनलाइन आपने स्टडी की बट उतना इफेक्टिवली वो आप नहीं कर पाए हैं। मैं ये समझता हूँ चीज, और इसी प्रॉब्लम्स को इस साल हमें नहीं होने देना है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ गेट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ESC 2022 या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, हमारे जो ऑल ओवर इंडिया हैं, वो 7+ ब्रांचेस हैं। तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपके घर के आसपास अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है ऑफलाइन में, तो उसका भी सॉल्यूशन है। हमारे पास ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन अपनी स्क्रीन पर अपने घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी फैक्टर है दैट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद में डिसिप्लिन हैं तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एग्जाम क्रैक करने से रोक सके। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो मोटिवेशन जो होता है आपका कुछ टाइम के लिए होता है। आपको उसको लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। तो डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको केवल 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम की हो या फिर किसी भी नॉर्मल जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल 3 ही स्टेप की जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज प्लान, सेकेंड थिंग इज प्रिपरेशन एंड थर्ड वन इज एनालिसिस। प्लान की बात करते हैं, जो कि आज मैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए प्लान लेके आया हूँ। उसकी मैं बात यहाँ पे खत्म हो जाएगा पहला स्टेप, लेकिन बाकी के 2 स्टेप जो हैं वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। प्लान की अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी एग्जाम को या किसी भी फंक्शन को करने से पहले एक उसका एग्जीक्यूशन देखना पड़ता है, एक ओवरऑल देखना पड़ता है स्ट्रक्चर, कि वो प्लान कैसा है और किस तरीके से हमें वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि गेट के लिए, तो गेट में क्या होगा, सब्जेक्ट्स आएंगे। उन सब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको देखना है कि कितने सब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है और कितने टाइम में मैं उनको खत्म कर लूंगा। दूसरा है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का वे है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसको वेल मैनेज वे से, जिस तरीके से आपने प्लान किया है, कम से कम 80 से 90% एफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन आपको ट्राई करना है 100% का, अगर आप एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। आपने पढ़ाई की, आपने प्लान किया, फिर उसके बाद पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद आपको देखना है कि एक्चुअल में जो चीज मुझे चाहिए थी मैं उसको अटेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो उसके लिए जरूरी है एनालिसिस। वो एनालिसिस आप कहां से करेंगे, बाय गिविंग टेस्ट। सो दिस इज योर होल थॉट, जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो गेट ESC 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन बैचेस अलग अलग ब्रांचेस में शुरू हो चुके हैं। तो अपना टाइम बचाते हुए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, आप जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा दें और अपनी स्टडी को एक इफेक्टिव वे दें, ताकि जो फैकल्टीज हैं, जो ट्रेंड फैकल्टीज हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सके। देखो आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो 3 स्टूडेंट्स के लिए है, 3 तरह के जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए। पहला है हमारा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। देखो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं
उनके पास प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा कम टाइम होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर कॉलेज में हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको असाइनमेंट्स करने होंगे। असाइनमेंट्स के अलावा आपके प्रोजेक्ट्स वर्क होता है, तो उसमें अगर आपका टाइम जाता है तो आपके पास उतना टाइम नहीं बच पाता है जितना आप चाहते हैं। लेकिन जितना टाइम बच पाता है उसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, इट विल डिसाइड योर रैंक इन गेट। सेकेंड थिंग जो होंगे आपके हमारे पास आउट स्टूडेंट होंगे। पास आउट मतलब जो पास कर चुके हैं, जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं प्रिपरेशन के लिए। ऐसे स्टूडेंट के पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, और प्लेंटी ऑफ टाइम अगर होता है, कोई चीज ज्यादा होती है तो वो बर्बाद ज्यादा होती है। तो बेस्ट है कि उस टाइम को किस तरीके से हम लोगों को यूटिलाइज करना है कि पूरा दिन हमारा जो मोटिवेशन भी बना रहे, हम लोगों का पढ़ाई में मन भी लगता रहे, और हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन के फाइनल तक पहुंच सके। थर्ड वन इज योर वर्किंग स्टूडेंट, जो किसी जॉब में अभी भी इन्वॉल्व हैं बट चाहते हैं फॉर देयर बेटरमेंट कि वो प्रिपरेशन करे, गेट एग्जाम दे, ईएससी एग्जाम दे, ताकि उनका जो आज फिलहाल कंडीशन है वो उससे ऊपर हो। तो ऐसे स्टूडेंट के पास भी सेम प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग की कमी होती है। देखो, जिस तरीके से अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगा और आपको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कोई से भी स्टूडेंट हो, तीनों में से कोई भी स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम में सफलता जो है निश्चित है। ठीक है, देखिए आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एनालिसिस। देखिए, सब्जेक्ट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो मैं स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बांट दिया है। देखो, गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो गेट एग्जाम में होता क्या है, आप लोग देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम का पैटर्न, तो पैटर्न में क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट्स को लिस्ट वाइज कर दिया है। अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इसको खुद से कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं किसी की, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज थिंग्स टू डू, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो उस एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें हैं जिनको करने से आपकी रैंक में इजाफा होगा, वो सब भी हम आज क्या है बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, मतलब आपने प्लान बना लिया, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और कैसे उस प्लान को हमें एक इफेक्टिव प्लान बनाना है। देखिए, होता क्या है, कोई भी प्लान बुरा नहीं होता है अगर वो एग्जीक्यूट 100% हो जाए तो, और अच्छा प्लान भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो वो बेकार है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अपने प्लान की। देखिए, मैंने प्रेफरेंस के आधार पे सब्जेक्ट्स को जो है कैटेगरीज में बांट दिया है। अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो यहां पर जो है ये लिस्ट 1 कैटेगरी है। ऐसी मैंने टोटल 3 कैटेगरी बनाई है। गेट के अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो इन क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के, वो इन्हीं कैटेगरीज में पूछे जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है लिस्ट 1, और इस लिस्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। देखो स्टूडेंट, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हमारा जियो टेक्निकल है, जियो टेक्निकल के बाद एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल के बाद ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, और उसके साथ साथ जो पैरेलली चलेगा दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जियो टेक्निकल का काफी हाई वेटेज है, और एग्जाम में देखा जाए 13 से 15 मार्क की जियो टेक्निकल पूछी गई है। अब तक के गेट का जो एनालिसिस कहता है 13 से 15 मार्क। स्टूडेंट समझिए, आप 100 मार्क का पेपर है और 13 से 15 मार्क कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर रख दिया। सेकेंड वन इज योर इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड चला आ रहा है 10 से 12 मार्क्स का है। देखिए, अभी यहाँ पे एक चीज समझते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दोनों ही इजी सब्जेक्ट हैं। मतलब अगर आप थोड़ी भी प्रिपरेशन करोगे, क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो मीडियम टू इजी ही रहा है क्वेश्चन का लेवल। थोड़ी भी आप इस पर सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आप इन सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर सकते हो। और इन सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करने का मतलब क्या है भाई, 15 मार्क्स यहाँ से, 12 मार्क्स इधर से, मैक्सिमम मतलब 27 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए, कट ऑफ तो यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी और प्रिपरेशन करो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टी पर। देखो, हम लोगों को पता है 12 मार्क्स का तो देखो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स आता ही आता है, और 15 मार्क्स का जो है आपका एप्टी आता है। दोनों को मिला दिया जाए 27 मार्क्स आपने बहुत इजीली गेन कर लिया। ठीक है, अभी आपके बाद बचा जो ट्रांसपोर्टेशन जो सब्जेक्ट है आपका थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसलिए क्या है, कोडल प्रोविजंस दिए जाते हैं इसमें, और जो सब्जेक्ट है आपका एज कंपेयर टू सिलेबस भी उसका कम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव करने के लिए
अगर ये चार्ट लिस्ट 1 को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। कभी भी आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस अगर सब्जेक्ट की देखी जाए तो आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना हो, आपको स्टील एनालिसिस पढ़ना हो, या फिर आपको क्या पढ़ना हो, आरसीसी पढ़ना हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको अपना बेसिक्स भी बनाना है और नंबर भी बनाने हैं, तो ये लिस्ट 1 को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। तो आपके पास अगर जितना टाइम है, अपना मैक्सिमम टाइम अगर आप इस पे देते हैं, इस एरिया पे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। आपके चांसेस जो है हाई होंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट 2 की तरफ। लिस्ट 2 के जो सब्जेक्ट हैं देख सकते हैं हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है एंड जियोमेट्रिक्स है और सर्वेइंग है। एज कंपेयर टू लिस्ट 1, लिस्ट 2 के सब्जेक्ट से जो वेटेज होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन हल्की सी प्रिपरेशन को अपनी आप थोड़ा सा टाइम दे के डेडिकेट करके यहाँ से भी मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, 6 से 8 नंबर का आता है और फ्लूइड मैकेनिक्स को आप पढ़ोगे, काफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, पढ़ते हुए आपको मजा आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा होगा आपका सब्जेक्ट? फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट वन इज योर कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन का सब्जेक्ट है, 4 से 5 नंबर आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको 5 से 6 नंबर इजीली दिला देगा, थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज योर जियोमेट्रिक्स, जिसको सर्वेइंग भी बोलते हैं। क्वेश्चंस जो होता है सर्वेइंग के क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा इजी होता है, मतलब आप क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिलेंगे, या फिर क्या होगा आपको हल्के से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सॉल्व ना कर पाओ, और 6 से 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपने क्या किया, दूसरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली, हो गया। अभी बात करते हैं तीसरी लिस्ट की। तीसरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट है हमारे, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर, engineering mechanics, CMM, that is your construction management and material. Next one is your hydrology and irrigation. As compared to the other two, इन subjects का वेटेज जो है कम है। मतलब कम है इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कम है का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमें। देखो गेट अगर आप दे रहे हो तो एक सक्सेस मंत्र समझ लो, छोड़ना कुछ नहीं है। क्योंकि होता क्या है, इन पोर्शन से अगर स्टील के पोर्शन को थोड़ा छोड़ दिया जाए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सीएमएम, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पढ़ने में कुछ नहीं जाएगा टाइम इसमें, एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट आप थोड़ा कम डेडिकेट करेंगे, दैट इज ओके, लेकिन आप डेडिकेट जरूर करेंगे क्योंकि टाइम की अभी आपके पास कमी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इसको थर्ड प्रेफरेंस में आप लोग रख सकते हैं। स्टील सब्जेक्ट क्या है आपका, स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है और डिजाइन का ही सब्जेक्ट है आपका। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में तो क्या हो गया, आपका पार्ट भी अभी कम हो चुका है और अभी आपको स्पेसिफिकली जो है कंक्रीट और सीमेंट के लिए स्टडी करनी है। और साथ में जो है आपका हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका क्या मैनेजमेंट होता है, वो सब जो होगा सीएमएम में स्टडी की जाएगी। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लगभग 1 से 2 दिन में आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज के पार्ट है और एज कंपेयर टू पेपर में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी होता है और उसमें भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस ही है जहां से आपको एग्जाम में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इरिगेशन की तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मैं स्टील की भी बात करूं तो स्टील जॉइंट्स जो होते हैं आपके, वो पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि क्वेश्चंस के चांसेस क्या होते हैं वहां पे काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने प्लान को क्या है समझ लेना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मुझे उसको प्रिपेयर करना है। आइए बात करते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, क्या जरूरत है आपको, मतलब अपने प्लान को, आपने प्लान कर लिया कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट थिंग इज रिवीजन, सेकंड इज टेस्ट सीरीज, फोर्थ वन इज, थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस एंड फाइनल वन इज योर माइक्रो नोट्स। देखो आप जितना पढ़ते हैं वो केवल आपकी स्टडी में 30% योगदान देता है, लेकिन आप जितना खुद को एनालिसिस करते हैं वो आपका 70% योगदान देता है किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए। इसका मतलब क्या है, मतलब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके नोट्स बनाए और वो सब्जेक्ट अभी आपका केवल 30% हुआ। सेकंड जो भूमिका होगी यहाँ पर आपके रिवीजन की होगी। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट आपका उतना स्ट्रांग होगा। गेट रिवीजन मांगता है, ईएससी रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि जो आपने रिवीजन किया है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, इस बात का कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको जज करना पड़ेगा। देखो
होता क्या है एग्जाम में, एग्जाम बेसिकली आपको जज करता है, एग्जाम जज करता है, तो उनके जज करने से पहले आप खुद को जज करो। अगर आप खुद अच्छा कर पा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है एग्जाम में आप अच्छा कर ले जाओगे, क्योंकि आपने खुद को जज कर रखा है, आप उस प्रोसेस से होके जा चुके हो। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज में दो चीजें हैं, एक टेस्ट देना और एक टेस्ट एनालिसिस करना। टेस्ट देना इज वन थिंग एंड टेस्ट एनालिसिस करना इज वन थिंग। देखो कभी भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, कभी भी आप लोग टेस्ट में अपने मार्क्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका इनिशियल फेज है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट देते देते आपकी ग्रोथ जो होती है ना एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। आप कभी नहीं कह सकते आप लीनियर जाएंगे। होता क्या है, आप टेस्ट दे रहे हैं तो शुरू में क्या होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कम आएंगे और प्रिपेयर करो, नेक्स्ट टेस्ट दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हुए टेस्ट देना है कि जिस टेस्ट में मैंने जो गलती की है नेक्स्ट टेस्ट में वो सेम गलती नहीं होगी। अगर आपने केवल एक फंडा अपना रखा है ना तो डेफिनेटली कोई आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। तो पहला फंडा है कि भाई एक अगर टेस्ट में मेरी गलती हुई है तो वो सेम गलती रिपीट नहीं होगी। दूसरा क्या है, टेस्ट को बार बार देना होगा और उन टेस्ट को एनालिसिस करना होगा। टेस्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, हो गया। थर्ड वन इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, एक दर्पण है। एग्जाम जो आगे आएगा वो उनसे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, या तो वे क्वेश्चन होंगे, वे नहीं होंगे तो उनके जैसे क्वेश्चन होंगे, और उनके जैसे भी नहीं हुए तो उसी एरिया से क्वेश्चन होंगे। तो ये क्या है, आपका एक दर्पण है, एक आईना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, देखो पहले क्या किया, आपने अपनी पढ़ाई की प्रॉपर्ली, जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर किया, उसके बाद सीधा एक काम करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बैठ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सारे हो जाएंगे देन यू विल फील कि मैंने एग्जाम जैसा कुछ किया है, जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व किया है। अब क्या करो आप लोग, अब आप लोग टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस करो। लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लास्ट दिनों में सबसे ज्यादा काम आती है, दैट इज माइक्रो नोट्स एंड फॉर्मूला रिवीजन। माइक्रो नोट्स का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, आपके नोट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही भारी भरकम नोट्स होते हैं जिनमें हर एक वैल्यूज होती है, लेकिन कुछ वैल्यूज क्या होती है आपको याद होती है, जिनको लिखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन नोट्स में होती है। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेपर है और उस पेपर में 15 से 20 लाइनें लिखी है, तो इन 15 से 20 लाइनों का एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो आपको ये 15 से 20 लाइनें याद करा देगा। तो आप एक काम करेंगे, नोट्स जब जैसे भी आप माइक्रो नोट्स बनाएंगे, माइक्रो नोट्स एक ऐसी प्रोसेस है जो आप एकदम तो नहीं बना सकते, तो धीरे धीरे आप चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो उठा के आपने यहाँ पे रख दिए, आपके माइक्रो नोट्स तैयार हो गए। लास्ट में रिविजन के टाइम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं कैरी करना पड़ता और ये नोट्स जो है आपको हेल्प करेंगे। आइए बात करते हैं आगे। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान की बात करते हैं। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर आप देखो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में मैंने इनको बांट दिया है। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की। देखो दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं एग्जाम में कि वो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट को तो इंपॉर्टेंस देते हैं बट वो मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आपका एप्टी के पोर्शन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन अगर देखा जाए तो 27-28 मार्क्स का ये दोनों पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन 27-28 मार्क्स के हैं। सो इजीली हल्की प्रिपरेशन से, कम प्रिपरेशन से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप 1 से 2 घंटा अगर रोज दे रहे हैं ना, 1 से 2 घंटा, तो इजीली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हर एक जो चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज रिवीजन करो। आपके पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में बटा हुआ होगा। आप क्या करो, उन टॉपिक्स को बांट लो अपने हिसाब से। जैसे आपने ये टॉपिक खत्म किया, फिर अगले टॉपिक पे गए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन शुरू कर दो, फिर अगले टॉपिक पे गए नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन कर लो। तो लास्ट तक आते आते जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होगा तो आप एक बार पूरा टॉपिक खत्म कर चुके होंगे और साथ में आप एक बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट थिंग इज आर कंप्लीट रिवीजन। एक होता है आपका कंप्लीट रिवीजन। अब आपने क्या किया, टॉपिक वाइज रिवीजन हो गया, अभी आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर चुके हैं। अब उस सब्जेक्ट पे स्विच कर चुके हैं अब, तो आपकी उसकी स्टडी चल रही है लेकिन साथ में जो आपका एक सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको आप भूलने लगेंगे। तो बेटर क्या है, अब उसका फिर वापस से रिवीजन कर दो। इस तरीके से जब आप रिवीजन तक जाओगे और फाइनल तक आपका सिलेबस खत्म होते होते आप देखेंगे कि आप एक सब्जेक्ट का 1 से 2 बार रिवीजन पूरा कर चुके होंगे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट थिंग इज आर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, डेली एंड एनालिसिस। देखो डेली का मतलब यहाँ पर क्या है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा तो नहीं है कि आप आज से ही लग जाएंगे। आप क्या करेंगे, पहले अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए
और उस सब्जेक्ट का क्या करना है आपको, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए और आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाए, आप उस सब्जेक्ट के टेस्ट को शुरू करिए और टेस्ट के साथ एनालिसिस करिए। जैसे आप एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, देखो होता क्या है ना, फॉर्मूले बहुत ट्रिकी भी होते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है ना, फॉर्मूले जो होते हैं आपके वो कोडल प्रोविजन पे बेसिस में होते हैं, तो उनको याद भी आपको करना पड़ेगा। तो गेट में क्या है, आपको मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी, एप्टीट्यूड के साथ साथ मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनको क्या है आप लोग याद करिए, और वो जब आप टेस्ट बार बार देंगे तो वो आपके माइंड में चीजें बार बार आती रहेंगी और उसको आप रिपीट करते रहेंगे, एंड फाइनली यू विल सी कि हाँ, आप उस सब्जेक्ट में आपको हर एक पॉइंट फिंगर पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन फॉर्मूला फ्रॉम माइक्रो नोट्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आपको रिवीजन करना है और माइक्रो नोट्स कैसे इफेक्टिव होंगे आपकी। एंड में देखा जाए तो माइक्रो नोट्स ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि क्या होता है, लास्ट के टाइम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो उससे अच्छा है, उस प्रेशर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने माइक्रो नोट्स को बनाना पड़ेगा। माइक्रो नोट्स बनाने का मैं तरीका बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर एक पेज है और एक पेज का जो एनालिसिस है वो केवल एक फॉर्मूले में हो जा रहा है, तो वो फॉर्मूला आप रखेंगे जिससे आपको वो पूरा पेज याद आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या है, बहुत ही थोड़े एरिया में आप अपने पूरे चैप्टर को कवर कर चुके होंगे, और उस पूरे चैप्टर के साथ क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर जा सकेगी। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। जो टॉपर होता है वो पॉजिटिव भी थॉट्स हैं उसके अंदर और नेगेटिव भी रहे होंगे, लेकिन उसने किया क्या है ऐसा कि वो टॉप कर गया, उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस कर दिया और पॉजिटिव थॉट्स को उसके ऊपर रख दिया। दैट्स वाई वो आज एक टॉपर है। बस इतना ही काम आपको करना है, आधा काम जो है, अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन में आधा काम हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, नेगेटिव थॉट्स लाने ही नहीं है, ऐसे प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम में पास ही हो जाएंगे, आपके रास्ते में कोई नहीं है। प्रिपेयर ऐसे करो कि आप पास ही हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो है, थिंक अबाउट योर गोल। कभी भी होता है अगर आप भटकते हैं तो खाली आपके गोल के बारे में सोचो। भाई देखो, आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी। तो इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है आपको, तो खाली अपने गोल के बारे में सोचेंगे, अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। खाली जब भी आपको डिमोटिवेट फील हो, लगे कि नहीं यार क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो भी रहा है नहीं हो रहा है, खाली गोल सोचो कि भाई ये मैंने गोल डिसाइड किया था, मैंने प्लान किया है पूरा, और ये प्लान मुझे इतने दिन तक अचीव कर लेना था। अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो करो उसको अचीव, नहीं हो रहा है तो करो, क्योंकि ये गोल आपका है, ये चीज आपसे जुड़ी हुई है, और आपसे जुड़ी हुई चीज को आप अपने तक आने से कैसे रोक सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना हो सके पानी पियो, क्योंकि पानी जो होता है आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करता है। तो हो सके तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी को ना तो ओवर एस्टिमेट करो ना अंडर एस्टिमेट करो। अगर आप ध्यान से एक लय में पढ़ते जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल मस्ती में भी नहीं और बिल्कुल स्ट्रेस में भी नहीं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। लास्ट पॉइंट है भाई, कभी भी अगर आपको इस तरह का फील हो रहा हो तो मेडिटेशन कर सकते हो। कई लोग होता है म्यूजिक सुन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर देम। तो जैसे जैसे आप लोगों को लगता है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम 2022 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो वीडियो में मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको जरूर फॉलो करेंगे, और उनको फॉलो करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या है, बदलाव हुए हैं। आपकी प्रिपरेशन जो है जहां पहले थी वहां से बदली है। इसी तरह के कंटेंट को और इसी तरह के वीडियोस को और पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल येस डिजिटल को और प्रेस द बेल आइकन।